बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है, और अगर मैं कहूँ कि ये अहम तरीन लेक्चर है तो गलत नहीं होगा। और अहम तरीन के साथ साथ अगर आज का ये लेक्चर आप थोड़ा तवज्जो के साथ सुन लें, लेकिन इसको कम अज़ कम 2 से 3 बार जाके आप रिवाइज़ करें, और जो भी आपको एक नए नोट्स मेरे ख्याल में सबको मिल चुके होंगे, तो वहाँ पे इसके 2 ब्लॉक्स हैं, एक अमेंडेड प्रोसीजर के नाम से और एक एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के नाम से। अगर आप हैं बलूचिस्तान से और सिंध से तो आपने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर पढ़ना है। अगर आप पंजाब से हैं, KPK से हैं या इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं तो फिर आपने अमेंडेड प्रोसीजर पढ़ना है। बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या करना है, पूरे के पूरा सिविल प्रोसीजर और कुछ आदात अपनी बना लें। कौन सी आदात जो मैं चाहूँगा कि आप उनको अडॉप्ट करें। नंबर 1, मैं ना सिर्फ आपके मुंह से आज के बाद CPC का लफ्ज़ ना सुनूं, और अगर मैं भी कभी कहूँ तो आप थोड़ा सा जंपिंग डिमांड की तरह अपनी जगह पे जंप लगा कर मुझे एहसास दिलाएं कि सर CPC नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इन शॉर्ट कोड। CPC ये कोई ऐसा नाम नहीं है। जैसे शुएब डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, शायद कोई इसको कालू कहता हो, शायद कोई इसको कुछ और कहता हो, लेकिन वो घर की बात है। हर एक का ऐसा उर्फ़ का नाम होता है ना, जिसका कोई भी किसी का, मुझे भी कालू कहते थे, कोई ऐसा मसला नहीं, मेरे अब्बा जी कहते थे और मैं बड़ा खुश होता था। ठीक है, तो इसी तरह CPC ये उर्फ़ है जिसका कोई किसी किताब में ज़िक्र है ही नहीं। पूरे का पूरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आप पढ़ना शुरू करें फ्राम A to Z, कहीं पर भी CPC का लफ्ज़ उसमें लिखा हुआ नहीं होगा। इन शॉर्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड कोड। इसका निक नेम, शॉर्ट नेम कोड है, CPC नहीं है। बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर किस तरह करके कोई भी मुकदमा एज़ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो मूव करेगा बिगिनिंग से लेकर एंड तक। सबसे जो पहली स्टेज है वो हमारी है कॉज ऑफ एक्शन की, जिसको उर्दू में कहते हैं बिनाए दावा। क्या कहते हैं जनाब इसको? बिनाए दावा। अगर सिविल प्रोसीजर आपके पास है तो ज़रा साथ खोल के कुछ चीज़ों को क्रॉस करते चले जाएं। आई थिंक ऑर्डर 3 अगर आप खोल लेंगे तो ऑर्डर 3 आपको कॉज ऑफ एक्शन के बारे में कुछ बताएगा, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा कि कौन से काजेज़ एक सिंगल सूट में ज्वाइन हो सकते हैं और कौन से काज नहीं हो सकते ज्वाइन। बात यह है कि कोई भी सिविल सूट, अच्छा एक चीज़ अब क्लियर करते जाएं, गौर से सुनते जाएं, थोड़ा सा उसको रोक कर पहले मेरी तरफ देखें। कल भी मैंने आपको बताया था मैं आप लोगों की वजह से ख़र्चा करके आया हूँ, इधर देखें आप। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आपने जो समझनी है, अल्फाज। कौन से लफ्ज़? ये सिविल केस नहीं है, सिविल सूट है, और ये हमेशा इंस्टीट्यूट होगा, फाइल नहीं होगा, मेड आउट नहीं होगा। लिखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए अल्फाज क्या होने चाहिए? सिविल सूट। और सिविल सूट का क्या होना? इंस्टीट्यूट होना। सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि कॉज ऑफ एक्शन हो। क्या हो? कॉज ऑफ एक्शन। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? हमज़ा मुनीर। कहीं पर हमज़ा अहमद लिखा जाता है, ये जाता है पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो क्या इसका पासपोर्ट बन जाएगा अगर आधे डॉक्यूमेंट्स पे हमज़ा अहमद हो और आधे पे हमज़ा मुनीर हो? नहीं। पासपोर्ट अथॉरिटीज़ इसको इनकार करती हैं कि नहीं जनाब, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये हो गया इसका कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सूट ऑफ डिक्लेरेशन के जनाब आप मेरा नाम जो है उसको क्या करें? चेंज करें। क्यों चेंज करें? दूसरे वाली उठा कर लो, ये वाली नहीं। क्यों चेंज करें जनाब? इसलिए चेंज करें कि अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब छोटी सी मिसाल, बेच दो गाड़ी अल्लाह के बंदे, बेचनी है गाड़ी। उमर और शाहिद के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है एक गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त का। आज क्या डेट है जनाब?
3 है 3/10/2023 को, जिसमें डिसाइड ये हुआ कि 1/1/2024 को मैं इसको रिमेनिंग अमाउंट दूंगा। 10 लाख इसको मैंने एडवांस दिया। 10 लाख एडवांस के बाद मैंने इससे कार ले ली और कहा कि रिमेनिंग अमाउंट 1/1/2024 को मैं आपको 40 लाख रुपीस दे दूंगा। सबको समझ आ गया हमारे दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ? 50 लाख रुपीस का एग्रीमेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। 10 लाख रुपीस इसको मैंने एडवांस दे दिए हैं। गाड़ी मैंने इससे दे दो भाई, गाड़ी जल्दी करो। गवाह मौजूद हैं, तज़किया अल शहूद है कि नहीं है, पर गवाह तो मौजूद हैं। अब क्या है जनाब कि मैंने गाड़ी की पोजेशन इनसे ले ली है। रिमेनिंग अमाउंट कब देना है? 1/1/2024 को। ये तो मियाँ आ गई मेरे पास, मैं बकाया पैसे नहीं देता, जाओ जो करना है कर लो। कॉज ऑफ एक्शन हुआ। ये कल गया, इसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। जज साहब ने कहा जा भाई चला जा, पहले कॉज ऑफ एक्शन तो होने दे। वो पीछे रह गया कॉज, मैं नहीं देता पैसे, जो तुमने करना है जाओ कर लो। क्या तुम्हारा भाई को डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है? हाँ, उसको बुला कर ले आओ। तुम्हारे पास एक डिप्टी कमिश्नर होगा, मेरे पास 35 पढ़ते हैं, तो कोई मसला नहीं, जाओ बुला कर ले आओ। लेकिन इसमें इशू क्या है? ये क्यों कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ? कॉज ऑफ एक्शन उस वक्त होगा व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव बीन हैपेंड। जो मेन चीज समझनी है क्या है? ऑल द फैक्ट्स हैव बीन। यहां पे ऐसा क्या नहीं हुआ? यहां पे वो डेट नहीं आई जो ड्यू डेट है फॉर द पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। उससे पहले मैं 100 बार भी इनकार करूंगा और ये शख्स अगर सूट इंस्टीट्यूट करेगा कि जनाब उसने रिफ्यूज कर दिया है, तो एग्रीमेंट में जब लिखा होगा फॉर द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 1/1/2024, तो कोर्ट कहेगा नो भाई, विदाउट कॉज ऑफ एक्शन। और यहां पे फिर आएगा 711। क्या आएगा? ऑर्डर 7 रूल 11, when the plaintiff does not state the cause of action or if there is no cause of action the plaintiff shall be rejected। तो cause of action क्यों नहीं जनाब? वो इनकार कर चुका है। और भाई इनकार तब हो कि when all the facts have happened। और all the facts कब happen होंगे? जब ये डेट आएगी। उस डेट से पहले 100 बार भी इनकार करूं, अगर सेम डेट पे मैं इसको पेमेंट नहीं देता, ये होगा कॉज ऑफ एक्शन। तो किसी भी मुकदमे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब कौन सा कॉज ज्वाइंट हो सकता है और कौन सा कॉज ज्वाइंट नहीं हो सकता? क्या मतलब है? मतलब यह है ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब बाज़ इस तरह होता है, मैं मुकदमा फाइल करता हूँ किस चीज़ का? एक घर की पोजेशन का। किस चीज़ का? घर की पोजेशन का। जिस शख्स ने मेरे घर पे अगर कब्जा किया था, उसने साथ उसको डैमेज भी किया है, तो मुझे किस चीज़ का अमाउंट चाहिए? सेकेंडली डैमेजेस का। अगर वो कोई अमाउंट उसके ऊपर ड्यू था, अदर अमाउंट उसी घर के हवाले से हमारे करंट एग्रीमेंट के साथ रिलेटेड, तो ये तमाम कॉजेज़ को मैं एक सूट में क्या कर सकता हूँ? ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल अभी इतना समझें कि मुकदमा सिविल प्रोसीजर कब इन्वोक होगा, सूट कब इंस्टीट्यूट होगा? कि जब कॉज ऑफ एक्शन होगा। कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो अब हम क्या करें? अब हम फाइल करेंगे प्लेंट, जिसको हम कहते हैं क्या फाइल होगा? हमारा दावा। सिंपल अल्फाज में वो हमारी दरख्वास्त तहरीरी शक्ल में जो ऑर्डर 7 और 6 के असूलों के मुताबिक होगी, जिसके मुताबिक हम अदालत में जाकर अपना सारा जो भी वाक़या हुआ और उसके बाद जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ वो स्टेट करते हुए अदालत के पास जाएंगे कि जनाब अब ये हमारा दावा है, इसके मुताबिक मुझे ये चीज़ दिलवाई जाए। अब जो आपकी प्लेंट है इसके रूल्स कहाँ पे होंगे? ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7। ऑर्डर 6 तो प्लीडिंग के साथ रिलेटेड है, उसका प्लेंट के साथ क्या ताल्लुक? प्लीडिंग मीन्स द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो इट मीन्स कि जो कंबाइंड रूल ऑफ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है वो कहाँ पे मौजूद है? ऑर्डर 6 में। और जो ओनली रूल्स ऑफ द प्लेंट है वो कहाँ पे हैं? ऑर्डर 7 में। जैसे अम्मा जी और अब्बा जी हैं आपके, अम्मा जी अब्बा जी, हमजा पेरेंट्स हैं आपके,
पेरेंट्स अलग और अम्मा जी अब्बा जी अलग, या कोई आपस में तल्लक है पेरेंट्स का अम्मा और अब्बा जी के साथ? दोनों सेम है या दोनों को मिला के कहेंगे तो पेरेंट कहेंगे, और अगर अकेला अकेला कहेंगे तो अम्मा जी और अब्बा जी कहेंगे, और अगर अकेले अकेले कहें तो? रोटी कौन खाता है, अम्मा जी अब्बा जी? हैरानी की बात है यार, सुर्खी कौन लगाता है? अब्बा जी तो नहीं लगाते। दाढ़ी किसकी है? मैं इसके घर की कहानी नहीं सुना रहा। जिस तरह अम्मा जी और अब्बा जी को कलेक्टिवली वी कॉल पेरेंट्स, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली वी कॉल द लीडिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अम्मा जी और अब्बा जी दोनों की ज़रूरियात हैं। लिबास पहनना, खाना खाना, सांस लेना, दोनों की ज़रूरियात हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ किसके साथ लिंक्ड है? अम्मा जी के साथ। और कुछ चीज़ें किसके साथ लिंक्ड है? सिर्फ और सिर्फ अब्बा जी के साथ। तो जो चीज़ें कंबाइंड थे रूल्स ऑफ द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, वो सारे किस में स्टेट किए गए? ऑर्डर 6 में। और उसको नाम दिए गए प्लीडिंग, कि ये वो रूल हैं जो प्लेंट पे भी लगेंगे और किस पे लगेंगे? रिटन स्टेटमेंट पे। बट फर्दर कुछ ऐसे रूल्स थे जो ओनली किस पे लगने थे? प्लेंट पे, वो ऑर्डर 7 में आ गए। और कुछ रूल्स ऐसे थे जो सिर्फ किस पे लगने थे? रिटन स्टेटमेंट पे, वो ऑर्डर 8। तो अब अगर प्लेंट का रेलेवेंट ऑर्डर है 6 एंड 7, रिटन स्टेटमेंट का 6 एंड 8, तो बेसिकली यहाँ पर जो सीपीसी का प्रोसीजर मैंने लिखा ऑर्डर 6 और 7, और जहाँ हमने इनको कंबाइन किया ऑर्डर 6 और 7 के रूल्स को, तो कुछ ऐसी तरतीब बनी कि जब भी कोई प्लेंट लिखी जाएगी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ कोर्ट लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? नेम ऑफ पार्टीज लिखा जाएगा। प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों पार्टीज में आ जाएंगे हमारे। किसका नेम लिखा जाएगा? हमारा प्लेंटिफ। और किसका लिखा जाएगा? डिफेंडेंट। अगर हमारा प्लेंटिफ कोई माइनर है तो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड उसको मेंशन किया जाएगा। अगर वो कोई लुनेटिक है तो थ्रू गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड उसको मेंशन किया जाएगा। अगर वो कंपनी है तो उसके हवाले से उसकी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन की जाएंगी। अब किसी ने ज़िंदगी में कभी कोई दावा फाइल किया है? इसके बाद क्या लिखते हैं आप? टाइटल लिखते हैं। टाइटल कहीं पर भी आप किताब खोल लें, सब लोग है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ऑर्डर 7 खोलें, ऑर्डर 7 रूल 1 खोलें, और उसमें आप मुझे देखकर ये बताइएगा कि सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी होगा, और फिर उसमें लिखा होगा कि रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो वो क्या होगा, और फैक्ट्स पे बात चली गई, क्योंकि कहीं पे टाइटल ऑफ द सूट लिखा हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 1 में क्या टाइटल लिखा है? नहीं लिखा। अब यहां पे बात आई, क्या प्रैक्टिकली टाइटल लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं। क्या लॉ हमें रिक्वायर कर रहा है? नहीं कर रहा। अब जब मैं यहां पे लिखूं कि जी टाइटल इज टू बी रिटन, मैं कौन होता हूं ये लिखने वाला? दिस इज द पॉइंट जहां पे हमने केस लॉ देना है कि एज पर लॉ टाइटल नहीं लिखा जाता, बट इट वाज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फलां फलां फलां, कि जिसमें उसने ये कहा। ये केस लॉ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये पिछले लेक्चर्स में शेयर्ड है ऑलरेडी। जो प्लेंट का पिछला लेक्चर उसमें ये शेयर्ड है। तहरीर मुकदमात के अंदर ये बाकायदा केस लॉ लिखा हुआ है। हकीम अमीर बख्शी बड़ी बेहतरीन किताब है इस दावा जात की राइटिंग के हवाले से। तो उसके अंदर केस लॉ मेंशन है कि जहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई कि ऑल दो एज पर ऑर्डर 7 रूल 1 टाइटल ऑफ द सूट इज़ नॉट नेसेसरी, बट कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि इट मस्ट बी रिटन। आप इसको लिखा करें, किसको? टाइटल को। टाइटल के बाद अगली कहानी हम सब लोगों को पता है कि हम क्या लिखते हैं? फैक्ट्स। फैक्ट्स और औरतों की लड़ाई कोई फ़र्क नहीं है। मतलब बढ़ाते जाओ बढ़ती जाए, बढ़ाते जाओ बढ़ती जाए। एलएलबी वाले फैक्ट नहीं। एलएलबी वाले फैक्ट क्या होते थे? एक पैराग्राफ में किस्सा कहानी, दूसरे में खाता ख़त्म। यहाँ पे क्या है? पहले अगर कोई दावा लिख रहे हो खुला का, पहले शादी करवाओ, फिर उसके बाद एक बार लड़ाई करवाओ, उसको घर से निकलवाओ, फिर वापस उसको लेकर आओ। इसी तरह अब्बा जी एक हमारे कहानी सुनाया करते थे कि जनाब बादशाह सलामत ने ऐलान कर दिया कि जी अगर कोई बंदा मुझे 3 दिन लगातार कहानी सुनाएगा तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा। जो भी बंदा आता कहानी शुरू करता, एक दिन और एंड तक कोई 1 दिन तक पहुंचा, उससे बड़ी कहानी हो ही नहीं सकती थी, कोई सुना ही नहीं सकता था। फिर कोई एक मेरे जैसा बंदा चला गया, उसने बादशाह मैं कहानी शुरू करता हूँ, शुरू कर दी कहानी। करते कराते 3 घंटे बाद वो इस जगह पर एक चिड़िया तक पहुंचा। जो चिड़िया जो है उसका जो घोंसला था वो किसी एक गोदाम के उस रोशनदान में था, और चिड़िया ने वहाँ से दूर एक अपना और जगह पर सारा सिस्टम बनाया हुआ था।
तो उसने शुरू किया कि जनाब चिड़िया को जब वो नज़र आया गंदम का गोदाम, तो वो फुर्र करके आई, उसने दाना लिया और फुर्र करके वो चली गई। फिर क्या हुआ, फिर फुर्र करके आई। जब 24 घंटे फुर पे हो गए तो बादशाह ने पूछा भाई आगे क्या, उसने गोदाम खाली तो हो लेने दे, तो उसके बाद कुछ आगे होगा। तो ये आपके जो फैक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे ही होंगे। अगर आपको कोई दावा प्लेंट आपको ड्राफ्ट करने के लिए आ जाए तो उसमें फैक्ट्स को हमने क्या करना होता है डिटेल के साथ, बट इसके कुछ रूल्स हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम चीज़ों को कट शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, भी इसको आगे लेकर चलते हैं। सिंपल ये है कि क्या लिखे जाएंगे जनाब, फैक्ट्स लिखे जाएंगे। फैक्ट्स के बाद क्या लिखा जाएगा, द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन स्टेट नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज़, द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन के बाद हम लिखेंगे सूट वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन के बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रेयर लिखनी है, प्रेयर के बाद पार्टीज़ के यहाँ पर क्या होने हैं आपके साइन, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर वेरिफिकेशन होनी है, लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा ऑर्डर 7 रूल 1 देखें, वहाँ पे वेरिफिकेशन का तो जिक्र ही नहीं होगा, वहाँ पे साइन का तो जिक्र ही नहीं होगा। तो ये फिर वेरिफिकेशन कहाँ से आ गई, ऑर्डर 6 रूल 15 रूल ऑफ द प्लीडिंग ये बताते हैं कि जनाब आपकी एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टीज। तो कुछ रूल्स जो यहाँ पर लिखे हुए कहाँ से आएंगे, ऑर्डर 6 से, और कुछ रूल्स कहाँ से आएंगे, ऑर्डर 7 से। बट इन कट शॉर्ट क्या है कि जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा तो आप क्या दायर करेंगे, क्या इंस्टीट्यूट करेंगे, एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अब सिविल सूट और प्लेंट में क्या फ़र्क है, प्लेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिविल सूट। सिविल सूट प्लेंट से लेकर जब हम कहाँ तक पहुँचेंगे, आखिर डिक्री तक, ये ऑल स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेंट टू द डिक्री, ये क्या है, सिविल सूट है। और प्लेंट क्या है, वो इनिशियल दरख्वास्त कि जिसके ज़रिए से हम अदालत तक अपने तमाम फैक्ट्स पुटअप करते हैं कि जनाब ये हमारा मामला है, इसके हवाले से हमारे हक़ में क्या किया जाए, कोई फ़ैसला किया जाए। प्लेंट आपने फ़ाइल कर दी। अब इस वक्त क्या हो चुका है, जो आपको मैंने अमेंडेड प्रोसीजर बताना है, उस अमेंडेड प्रोसीजर में कुछ इस तरह हुआ कि एक लाइन लगा देते हैं। और वो लाइन हम क्यों लगा रहे हैं, लाइन इसलिए लगा रहे हैं कि जो सिविल प्रोसीजर है इट हैज़ बिन डिवाइडेड into 2 parts. First one is the pre-trial proceeding, and the second one is trial proceeding. पाकिस्तान में इस वक्त जो सिविल प्रोसीजर है, 2 डिफरेंट जजेस सेम मुकदमे को स्टार्ट से एंड तक लेकर जाते हैं, और जो प्रोसेस है पूरे का पूरा वो अब डिवाइड हो चुका है प्री ट्रायल और ट्रायल के अंदर। हमसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा दैट राइट अ नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, तो हम हैरान होंगे कि ये तो कहीं पर सीपीसी में तो लफ्ज़ ही नहीं लिखा हुआ। तो जो इस पोर्शन में प्रोसीडिंग्स आएंगी ये सारी की सारी क्या है, प्री ट्रायल, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल। प्री ट्रायल के लिए इस वक्त क्या हुआ, आप पढ़ेंगे ऑर्डर 4A। क्या पढ़ेंगे आप, ऑर्डर, अगर है किताब तो खोल लें, ऑर्डर 4A। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। प्रोसेस क्या होगा प्रैक्टिकली, ये जो आपका दावा है ये आप फाइल करेंगे किसके नाम पर, सीनियर सिविल जज के नाम पर। वो इसको किसको रेफर करेगा, वो मार्क करेगा किसको, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को। जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो किसने करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने। कौन सी प्रोसीडिंग आएंगी कि जब भी उसके पास दावा आया तो क्या सिर्फ दावा अकेला होगा, अगर आपको फर्दर कोई स्टे ऑर्डर, टेम्परेरी इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर कोई लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ क्या है, टेम्परेरी इंजंक्शन। अगर आपको टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए तो उस मकसद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेंट के साथ आपको ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शाहिद मेरे खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करता है 1/1/2024, क्या 1/1/2024 को ये सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, कर सकता है। 1/1/2024 को ये सूट इंस्टीट्यूट करता है और ये चाहता है कि किसी भी तरह ऑन द स्पॉट मुझे रोक दे कि मैं फर्दर उस गाड़ी को किसी और बंदे को आगे सेल आउट ना करूं, फर्दर अलाइनेट करने से मुझे क्या करे, रोक दे। तो उस मकसद के लिए इसको अलोंग विद द प्लेंट एक सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 की। और
अगर मैं इन चीज़ों को आपके लिए आसान बनाऊं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ 10 साल हवा में हाथ पांव मारता रहा, इससे पूछा उससे पूछा, बता दिया, सवाल जो आप लोगों ने पूछा वो भी आपको बता दिया, लेकिन पता नहीं था कि वाकई ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि देखी नहीं थी। और जो कंसेप्ट क्लियर हुआ उस दिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला दावा खुद बना के इंस्टीट्यूट किया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा यार ये तो इस तरह होता है। फिर प्लेट से निकले, फिर पता चला। तो अगर आपने इसको अपने लिए बहुत आसान बनाना है तो उसके लिए मैंने फ़ाइल अवेलेबल करवाई हुई है, आप उस फाइल की कॉपी ले लें, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें फिज़िकली लगी हुई हैं। उसको आप गो थ्रू करें, पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये सूट इंस्टीट्यूट किस तरह होता है। ये सारे स्टेप्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अब अगर यही सारे स्टेप्स यहाँ पे बैठे हुए लड़के से मैं पूछूं, शेब से, अब क्या हुआ ऑर्डर 37 के दावे में, किसको चला गया वो? ट्रायल कोर्ट को चला गया। पहले किसके पास था? एडमिनिस्ट्रेटिव के पास। इशू किसने फ्रेम किया, बाद वाले ने पहले वाले ने? विटनेस की लिस्ट किसने कॉल की है? अब ये बंदा एक बार अगर गो थ्रू होके आ गया है तो इसको बड़ा फ़ौरन इसके लिए क्या होगा, ये रिवाइज़ करोगा, हाँ हाँ बिल्कुल ये तो मैं वहाँ पे क्या करके आया हूँ, प्रोसीडिंग देख के आया हूँ। तो आप थोड़ी सी इसकी कोशिश करें। अब यहाँ पे वापस आ जाएं। जब भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इंटरम रिलीफ चाहिए तो दावे के साथ आपने क्या लगाना है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की है कि आप क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। आपने दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन लगा दी। अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट, ये सादा अल्फाज में मैं कहता हूँ, वकीलों की रोजी रोटी होती है, जितनी मर्जी सख्त हड़ताल थी आज, जो मर्जी था, अगर कोई चीज़ एंटरटेन हुई है तो क्या एंटरटेन हुआ होगा, 39 रूल 1 एंड रूल 2। ये कभी भी अर्जेंट आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी स्टे ऑर्डर्स के मामलात हों, चाहे हड़ताल हो, छुट्टी हो, ये मामलात आपके क्या होते हैं, हमेशा एंटरटेन किए जाते हैं। तो अगर किसी भी आपके प्लेंट के साथ कोई भी ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन होती है तो कोर्ट सेम डे पे आपका आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद आपको इंटरम रिलीफ उसी दिन ग्रांट कर देती है, जिसको हम कहते हैं जिस स्टे हमें मिल गया। बाकी बातें अदालत कहती है अगली पेशी पे देखेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। अब सिंपल इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ आई है कि कॉज ऑफ एक्शन के बाद हमने क्या फाइल किया, प्लेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अगर हमें कोई इंटरम रिलीफ चाहिए तो। प्रोसीडिंग कौन सी चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या करेगा, कहेगा ठीक है जी प्लेंट आ गई है, चलें ऐसा करें जी, क्या फाइल कर दें, क्या करें आप, समन, क्या जारी करवाएं, समन। समन जारी होने के बाद शॉर्ट सा प्रोसेस, जल्दी से सिर्फ यहां पे आकर आप देख लें ऑर्डर 9 का, बाकी हम इसको तफसील में पढ़ेंगे। ऑर्डर 9 के साथ यहां पे क्या है, प्लेंटिफ आया, कॉज ऑफ एक्शन के बाद उसने क्या फाइल की, प्लेंट, कोर्ट ने क्या इशू कर दिया, समन। किसको बुलाना था, डिफेंडेंट को। अब हम सिर्फ इधर चले जाते हैं कि डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर। डिफेंडेंट क्या हुआ, डज नॉट अपीयर, डिफेंडेंट नहीं आया। अब क्या होगा जी, डिफेंडेंट नहीं आएगा तो कोर्ट पहले करेगा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। क्या करेगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, फॉलोड बाय द एक्स पार्टी डिक्री, जिसको हम कहते हैं यक तरफा फैसला। किस सूरत में, इफ द समन वाज ड्यूली सर्व्ड, समन सर्व हो गया एंड द डिफेंडेंट डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, इन दिस केस द कोर्ट शैल पास एक्स पार्टी डिक्री बट आफ्टर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, अदालत प्लेंटिफ को कहती है ठीक है भाई साहब, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड द एविडेंस और नॉट टू रिकॉर्ड द एविडेंस। द कोर्ट मे पास द एक्स पार्टी डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस एंड कोर्ट मे आल्सो रिकॉर्ड द एविडेंस। अदालत ने क्या कहा कि ठीक है जनाब, दूसरी पार्टी तो नहीं आ रही, अपना एग्रीमेंट लेकर आ जाए, एग्रीमेंट के गवाह लेकर आ जाएं, अपनी हद तक आप दावे को क्या करें, साबित कर दें। अगर आप साबित करते हैं तो कोर्ट उसमें क्या कर देता है, एक्स पार्टी डिक्री कर देता है पास। अगर यहाँ पे क्या होगा, एक्स पार्टी डिक्री से पहले कोई शख्स आ जाए तो फिर भी उसके पास ऑप्शन है, और अगर एक्स पार्टी डिग्री के बाद कोई आके कहे मुझे तो पता ही आज चला है, मैं तो वो एड्रेस छोड़ चुका था, मुझे तो आज किसी ने बताया कि मेरे खिलाफ क्या हो चुका है, मुकदमा भी हो गया और फैसला भी हो गया, तो यहाँ पे वो दरख्वास्त देगा ऑर्डर 9 रूल 13 किस चीज़ की, सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री की, और एक्स पार्टी डिग्री थी 9/6। सिर्फ इतनी सी बात अगर आप जहन में रखें तो फिर हम उसको आगे लेकर चलते हैं। और कौन सी बात जहन में रखनी है, कॉज ऑफ एक्शन हुआ, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, कोर्ट ने समन इशू किए, डिफेंडेंट नहीं आया, अदालत ने देखा, समन्स को रिपीट किया, फिर भी डिफेंडेंट
नहीं आया, कोर्ट ने एक्स पार्टी का ऑर्डर किया, एक्स पार्टी प्रोसीड करते हुए एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी। अगर वो शख्स आ गया तो ऑर्डर 9 रूल 13 के मुताबिक वो दरख्वास्त दे सकता है। फ़िलहाल नहीं आया, एक तरफा फैसला हो गया। ये हमारा एक स्टेप क्लोज हो गया किसका, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। इफ़ द डिफेंडर डज नॉट अपेयर बिफोर द कोर्ट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविल सूट। साइड पे करके अब आगे आ जाए, क्या हो गया जनाब, समन कौन आ गया, डिफेंडेंट आ गया, ठीक हो गया। प्लेंट, प्लेंट के बाद समन, समन के बाद डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को टाइम दिया जाएगा कितना, 30 डेज का। किस चीज़ का, कि भाई साहब आप ऐसा करें, आप तशरीफ़ ले आए हैं अगर, तो आप अपनी फाइल करें रिटन स्टेटमेंट। 30 डेज में डिफेंडेंट फाइल करेगा रिटन स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा और स्लाइट चेंज आ गया। पहले ये होता था कि अगर कोई डिफेंडेंट ये कहता कि जनाब ये तो दावा मेंटेनेबल नहीं है, तो बिफोर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट वो रिजेक्शन की दरख्वास्त देता था 711 की। अब कह दिया कि अगर आपने रिजेक्शन करनी है ना तो आप जवाब दावा में लिख दें, अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 30 डेज़ का टाइम जो कि एक्सटेंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मजीद, बट सिंपल सिंपल चलते हैं। क्या हुआ जनाब, प्लेंट, प्लेंट के बाद क्या हुआ, समन, समन के बाद क्या हो गया, डिफेंडेंट। 30 डेज़ में क्या आ गई, अब सिर्फ इतनी सी चीज़, अब छोड़ें थोड़े से कलम को। पुराना सेटअप ये था कि जब रिटन स्टेटमेंट आती तो अदालत के पास कितनी चीज़ें आ गई, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दोनों चीज़ें आ गई। प्लेंट में प्लेंटिफ कहता है कि मैंने पैसे लेने हैं, क्या लिखा शायद ने कि मेरा और सर उमर का एग्रीमेंट हुआ। मैं रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मानता हूँ हुआ, तो क्या हो गया, एडमिट। पहली बात क्या कर ली मैंने, एडमिट। दूसरी बात 50 लाख रुपए देने थे, क्या हो गया, एडमिट देने थे। 10 लाख रुपए दे दिए, एडमिट दे दिए। 40 लाख नहीं दिए, मैं कहता हूँ जी डिनाई, मैं तो दे चुका हूँ। पहला इशू क्या है, वो कहता है पेमेंट नहीं दी, मैं कहता हूँ मैंने पेमेंट दे दी। द फैक्ट्स विच आर alleged by one party and denied by the other, on the basis of those fact court frame the issues। इशू क्या है, दोनों के दरमियान मामला क्या है, डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट है कि वो, अगर मैं कहता जी एग्रीमेंट ही कोई नहीं हुआ, तो पहला इशू क्या होता, क्या एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। फिर दूसरा होता, जो भी बातें चलती वो चलती रह जाती। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एग्रीमेंट हुआ, गाड़ी मेरे पास है, इतनी ही पेमेंट थी बट मैंने पे कर दिया, वो कहता जी पे नहीं हुआ। अब ये जो इशू होगा, ये पुराना सिस्टम था कि दावा और जवाब दावा, अदालत क्या करती थी, इशू फ्रेम करती थी। अब ये होता है कि प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को कहा जाता है कि यार बाज़ औक़ात क्या वाकई मेरे और शहद के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, इन रियल हुआ है अभी, या सिर्फ एक एग्जाम्पलरी एग्रीमेंट था, एग्जाम्पलरी था ना। और अगर मैं पाकिस्तान के प्रोसीजर को आगे लेकर चलते हुए एक वैसे ही कोई मुकदमा या ये मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकता कि नहीं कर सकता, इवन किसी फोटोकॉपी भी कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता है ना। उसके बाद क्या होगा, हमारे बच्चे जाके डिसाइड करेंगे कि एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में पहली नस्ल में तो फैसला होता कोई नहीं है। ऐसे ही होगा ना, 20-25 साल बाद क्या होगा, पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था या। तो अब उन्होंने कहा कि यार पहले ये तो देखो कि क्या इसके पास कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। तो लिहाजा इसमें कुछ चीज़ें ऐड की। सबसे पहले ऐड किया आर्डर 9A। क्या ऐड किया, अच्छा मैंने 9A लिखा है ना, आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपने ये 9A, मैंने खुद क्योंकि इसको गलत किया है पेपर्स के अंदर, ये CPC कहती है कि ये 9A है। जब भी आपने ऑर्डर्स के नंबर लिखने हैं तो क्या लिखना है, रोमन्स में। अगर मैंने ये 39 लिखा, ये गलत है पेपर के हवाले से। ये इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए 39 है ना, 10, 20, 30 और ये 9, ये क्या है, ऑर्डर 39। अपनी अभी से आदत बना लें प्रैक्टिस में कि आपने ऑर्डर्स को किस तरह लिखना है, रोमन में लिखना है। ऑर्डर 9 है। उसने कहा जी कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले ऑर्डर 10, 11 और 12 एक एक दिन फिक्स करें, 10, 11, 12 की प्रोसीडिंग करवाएं। अब ये 10, 11, 12 में क्या प्रोसीडिंग है,
कि अगर कोई आपका एग्रीमेंट, कोई सूट किसी एग्रीमेंट पे बेस करता है तो उसको डॉक्यूमेंट को कॉल करवाएं कि क्या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है भी या नहीं। अगर दावा और जवाब दावा में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, एडमिशन होने चाहिए, तो एडमिशन, इंटेरोगेटरीज, इस तरह के तमाम मामलात कहाँ पे आए, किस ऑर्डर के अंदर आए? 10, 11 और 12। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? टू चेक द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, दैट ईदर द सूट इज मेंटेनेबल आर नॉट। यहां पर सवाल नामे दिए प्रैक्टिकली, अभी तक ना जजेस को पता है ना मुकला को पता है, होता है प्रैक्टिकली। ऑर्डर शीट में ये लिखा जाता है डे वाज गिवन फॉर द प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10, अंडर ऑर्डर 11, क्योंकि 9A ने कहा मैंडेटरी तौर पे कि एक दिन ऑर्डर 10 का, एक 11 का और एक 12 का। ऑर्डर 9 खोल लें, है क्या लिखा हुआ हमजा ऑर्डर 9 में? A day for examination of the parties under order 10, a day for discovery and inspection under order 11, a day for proceeding under order 12। ठीक हो गया। तो प्रैक्टिकली मैं आपको ऑर्डर शीट अगर दिखाऊंगा तो ये एक एक डेट है इसकी, लेकिन पार्टीज को कहा गया, उन्होंने कहा जी प्रोसीड करें। प्रैक्टिकली अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आपको पता हो लॉ का, आप इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो आपके बहुत से मुकदमे इस स्टेज पे क्या हो जाएंगे, नॉन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर वो वहीं पे डिसमिस हो जाएंगे कि यार ये तो मुकदमा आपका बनता ही नहीं है। कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक एविडेंस तो आपके पास है ही कोई नहीं, आपको तो एग्रीमेंट ही ठीक नहीं है, साइन नहीं है, गवाह नहीं है, ये नहीं है। तो इस पर बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत से वो फैक्ट्स जो आप चाहते हैं कि प्लेंटिफ ऑन द रिकॉर्ड लाए, डिफेंडेड ऑन द रिकॉर्ड लाए, जो वो लेकर नहीं आया। और इवन अगर यहाँ पे सर्टन एडमिशंस हो जाएं तो अदालत पार्शल डिग्री पास करना चाहे तो एडमिशन की बेस पे पार्शल डिग्री भी पास कर सकती है। लेकिन अब इतनी गहराई में मत जाएं, ये मज़ा आएगा जब हम ये सेम चीज़ पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या बात याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ, समझ आ गई? क्या फाइल हुआ? प्लेंट। अगर कोई साथ एप्लीकेशन है तो वो कोर्ट ने क्या कर दिया, समन। कौन आ गया? डिफेंडेंट। क्या समनिंग का प्रोसेस चेंज हो गया? हो गया। समनिंग का प्रोसेस क्या हो गया? चेंज। ओल्ड प्रोसेस क्या था? पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, अखबार इश्तिहार, उसके बाद क्या होता था, एक्स पार्टी। अब अदालत क्या करती है, लॉ में क्या चेंज हुई, साइमल्टेनियसली, एक साथ पहले ही पेशी पे अखबार इश्तिहार भी कर दो, व्हाट्सएप पर भी भेज दो, सोशल मीडिया पर भी भेज दो, उसके बाद उसको पोस्ट भी कर दो, अफिक्सेशन भी कर दो, साइमल्टेनियसली सारे काम करो, ताकि ये ना हो कि पहले 3 समन जाए, 3 महीने गुजर जाएं, फिर अफिक्सेशन का प्रोसेस हो जाए, फिर अखबार इश्तिहार का प्रोसेस 6 महीने इसमें लग जाते थे। अब हो गया कि साइमल्टेनियसली करें। अच्छा नहीं हुआ तो 15 दिन बाद प्रोसेस को क्या करें, आप रिपीट करें। नहीं हुआ तो किधर चले जाएं, एक्स पार्टी, ताकि एक्स पार्टी की तरफ जाने के लिए आपको साल 1.5 साल का अरसा ना लगे। ये प्रोसेस चेंज हुआ, बट बाद में पढ़ेंगे। समन के बाद क्या हुआ, डिफेंडेंट ना आने को वहाँ पे डिस्कस किया, आ गया 30 डेज में क्या दे दी, रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर 10, 11 और 12, ये कहाँ पे लिखा है प्रोसीडिंग होगी, ऑर्डर 9 में होगी प्रोसीडिंग। अब अदालत क्या करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ इन प्लेंट और डिनाइड बाय द, क्योंकि अगर कोई एडमिट हो गया तो एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसको तो इश्यू फ्रेम नहीं होगा। उसने कहा एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा एडमिट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ को साबित करेंगे, जो डिस्प्यूट है। तो जो डिस्प्यूट है उसकी बेस पर अंडर ऑर्डर 14 कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम करेगा। ये सारा काम कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। एंड ऑल दीज प्रोसीडिंग्स आर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। ये क्या है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स है। यहां पे कोर्ट इशू फ्रेम करने के बाद आपसे कहेगा जनाब आप क्या दें, लिस्ट ऑफ विटनेस। जब आप लिस्ट ऑफ विटनेस देते हैं तो आपको कहा जाता है ठीक है जनाब, आपकी फाइल ट्रायल कोर्ट के पास जा रही है, अपने गवाहों के साथ ट्रायल कोर्ट तशरीफ ले जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का काम क्या था कि अगर वो सूट मेंटेनेबल है तो इसकी बेस पर उसको किसकी तरफ भेजना, ट्रायल। तो ये जो यहाँ तक हमने पढ़ा ये सारा क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। कहाँ पे से स्टार्ट हुई, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट, ख़त्म कहाँ पे हुई, आपका लिस्ट ऑफ विटनेसेस। कब हुई लिस्ट ऑफ विटनेसेस, कहाँ पे, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू। चार्ज होगा क्रिमिनल में, सिविल में क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ इशू। अच्छा इशू फ्रेम हो गया। इसके बाद अब स्टार्ट होगा कहाँ, क्या स्टार्ट होगा,
ट्रायल, ट्रायल स्टार्ट होगा फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल इज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कौन रिकॉर्ड करेगा? कौन रिकॉर्ड करेगा? ट्रायल जज कर सकता है। अगर मैं कहूं करेगा तो सिर्फ वही करेगा। कर सकता है तो कोई और भी ऑप्शन होगी। क्यों? क्योंकि न्यू अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 days बाय द कोर्ट इटसेल्फ और थ्रू कमीशन। देयर आर टू मोड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, थ्रू द कमीशन और थ्रू द कोर्ट। कमीशन में क्यों? क्योंकि सबसे लेंथी स्टेज सिविल ट्रायल की है ही क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अगर वाकई ही ऐसा हो जैसा ये हम पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा क्या होगा? आपने क्या फाइल किया? लेट। समन का कितना टाइम था? पहला टाइम कितना था? 15 दिन। फिर दोबारा कितना हुआ? फिर दोबारा रिपीट में कितना हुआ? 15 महीना। आगे क्या आ गया? रिटर्न स्टेटमेंट कितना हो गया? 2 महीने। उसके बाद क्या करने थे? ये प्रोसीडिंग कितने कितने दिन की? एक 3 दिन का वक्फा कर लें, 15 दिन यहां पे गुजार दें। फिर क्या हो गए? इशू फ्रेम। 7 दिन का टाइम यहां पर दिया जाता है अगर पार्टीज को इशू पे कोई एतराज है तो इस मकसद के लिए। उससे ज़्यादा 14/5 क्या है? अगर आप इशू स्ट्राइक आउट करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं तो कितने अरसे में करवाएंगे आप? विद इन 7 days। नहीं हुआ तो तकरीबन कितना महीना गुजर गया प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में? ऑलमोस्ट 3 months। 3 months के बाद कहाँ पे आ गए आप? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कितने दिनों में? 90 days। कोर्ट के पास टाइम नहीं है, 90 days में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशनर। कमीशन में कौन होगा? सीनियर लॉयर्स होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे, जिनको बाकायदा तौर पे अपॉइंट किया जाएगा कि जनाब आप ऐसा करें कि सारा एविडेंस रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके किसके सामने लेकर आ जाएं? अदालत के सामने आ जाए, ताकि प्रोसेस को एक्सपीडिशनली से कंप्लीट किया जा सके। तो कितना टाइम है? 90 days का। तो कोर्ट के पास रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए क्या है? इटसेल्फ आर थ्रू द कमीशन एविडेंस रिकॉर्ड हो गया जनाब। ये एक यूटोपिया में अगर हम चलें तो कुछ ऐसा होता है। क्या है जी यूटोपिया? कोई पता है? किसी को पता हो? कोई फिलोसफर कोई नहीं है? यूटोपिया UCL वाले लोग नहीं पता? ये जनाब अफलातून साहब का आइडियल स्टेट का कंसेप्ट था, जहाँ पे कोई जुर्म नहीं करता था, जहाँ पे सारे जो मामलात थे वो बराबरी की बुनियाद पर चलते थे, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो उनके ख्यालात जो भी चीज़ें थीं उसको जो नाम दिया जाता था, उसकी ख्याली दुनिया को एक ख्याली स्टेट जो बेसिकली उसने कंसेप्ट दिया था, एक ऐसी स्टेट का विच नेवर एग्जिस्टेड और जो कभी एग्जिस्ट कर सकती ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या है? किताब में है, बट आज तक इस प्रोसेस के मुताबिक कोई सूट फाइल नहीं हुआ, और इतने कम टाइम में कभी भी वो A to Z कंप्लीट होप सो इसलिए भी नहीं हुआ कि आप लोगों को और हम लोगों को पता नहीं। जब हम लोगों को पता होगा तो हम अदालत में जाएंगे तो जाकर हम जज को बताएंगे, क्योंकि उसको भी तो नहीं पता। तो जब उसको पता चलेगा तो फिर क्या होगा? फिर मामलात ठीक हो जाएंगे हमारे। आगे चलते हैं जनाब। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो गया। यहाँ पे अदालत टाइम देगी कि ठीक है जी एविडेंस रिकॉर्ड हो गया जनाब, आए आप जनाब मेरे सामने आके क्या करें? फाइनल आर्ग्यूमेंट। कितना टाइम देगा वो आपको? 20 days का फॉर द फाइनल आर्ग्यूमेंट, कि 20 days में आप फाइनल आर्ग्यूमेंट करेंगे। जब आप फाइनल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इसके बाद कोर्ट अगेन कितना टाइम देगा? 15 days का। और कोर्ट क्या पास कर देगा? कोर्ट पास कर देगा जजमेंट, एंड जजमेंट शैल बी फॉलोड बाय आ डिक्री। जजमेंट और जजमेंट के बाद क्या पास हो जाएगी? डिक्री। अगर आपको इस पर कोई भी एतराज़ है तो आप क्या करेंगे? आप इसके खिलाफ फाइल करेंगे रिव्यू, या फाइल करेंगे रिवीजन, या फाइल करेंगे अपील, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। रिव्यू, रिवीजन, अपील जब आप इसको अवेल करेंगे और फिर फाइनलिटी जब कोई जजमेंट डिक्री हासिल कर लेगी तो आफ्टर दैट द लास्ट प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जिसको कहते हैं इजरा डिग्री। क्या कहते हैं? इजरा डिग्री। ये एक सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसीजर है जो हमारे मुल्क में फॉलो किया जाता है सिविल सूट्स के इंस्टीट्यूट होने से एग्जीक्यूशन तक। तो अगर हम इसको एक बार रिपीट करें तो क्या होगा? कॉज ऑफ एक्शन हुआ, प्लेंटिफ ने क्या फाइल कर दी? प्लेंट। कोर्ट ने क्या जारी की है? समन्स। उसके बदले में क्या आ गया? डिफेंडेंट ने क्या दी? रिटन स्टेटमेंट। कोर्ट ने क्या किया? कुछ प्रोसीडिंग्स अंडर ऑर्डर 9A जो कि थी 10, 11 और 12, और उसके बाद क्या फ्रेम किए? इशू। लिस्ट ऑफ विटनेसेस कॉल की। विद द कॉल ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई। मामला रेफर हो गया किसकी तरफ? जज। प्रैक्टिकली चेंज हो जाता है।
प्री ट्रायल कोई और करता है और वो किसको रेफर करता है? मैटर ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट कहाँ से स्टार्ट करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कितना टाइम है उसके पास? 90 डेज। कौन कैसे करेगा? इटसेल्फ और थ्रू कमीशन। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट 20 डेज में। आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो भी होगा वो फाइनली पास करेगा। अगर आप उसे एग्रीव्ड हैं तो क्या फाइल करेंगे उसके खिलाफ? रिव्यू, रिवीजन और अपील। जब फाइनलिटी वो हासिल करेगा तो फिर उसके खिलाफ क्या होगी? आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। पहले एग्जीक्यूशन 3 साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होती थी, अब न्यू प्रोसीजर के मुताबिक नो नीड ऑफ एप्लीकेशन। जो भी आपकी सिविल प्रोसीडिंग है ऑटोमेटिकली दीज आर कन्वर्टेड इनटू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। उसको आप अलग से दरखास्त देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक कोई 7 to 8 मंथ का प्रोसीजर है। कितना प्रोसीजर बनता है? 7 to 8 मंथ। जनरली अगर हमारे मुल्क में सिविल सूट्स प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट हों और इस तरह से प्रोसीड करें तो कितना टाइम है? 7 to 8 मंथ। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें यह करना होगा कि किसी भी सूरत जो ड्यूरिंग आपका मुकदमा रिव्यू रिवीजन की जो एप्लीकेशंस और अपील की आपकी दरखास्तें होती हैं, अगर वो सुपीरियर कोर्ट में जाएं भी सही तो नीचे वाला मुकदमा वो अफेक्ट ना हो। होता क्या है कि किसी भी छोटी सी बात पर आप चले जाते हैं सिविल कोर्ट से आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे हाई कोर्ट, और वहाँ पे जाकर आप जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग उसको स्टॉप करवा देते हैं। और जब तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती प्रोसीडिंग क्या रहती है आपकी? स्टॉप। तो ये मामला क्या होता है? इस तरह करके एक सर्कल में आप चलते रह जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो शायद प्रोसीजर मौजूद है, एक एक्सपेडाइट सिविल प्रोसीजर विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, वो आपके सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है। अगर ज़रूरत है तो किस चीज़ की है? ओनली द इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर चलें तो मामला आसान हो जाएंगे। नोट्स के अंदर एक अमेंडेड सिविल प्रोसीजर के नाम से आपके पास चार्ट होगा। कल जो उसके साथ एक 17 to 18 स्टेजेस का आगे एक प्रोसेस होगा सिविल फ्रॉम ऑर्डर 1 to ऑर्डर 21, जो मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बता दिया है। तो जो लोग कल 2 बजे टेस्ट देने के लिए आएंगे तो वो बेसिकली अमेंडेड सिविल प्रोसीजर अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट डिटेल जो वहाँ पे मौजूद है उसको करके आएंगे। यहाँ तक सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें। जी जनाब।